हेलो स्टूडेंट्स। बेटा कैपेसिटेंस वाले पिछले लेक्चर में मैंने आपको कैपेसिटी इंक्रीज बता दी थी सारी एनर्जी और वो उसमें ये था कि भाई अगर हम किसी कैपेसिटर की प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें पूरी की पूरी थिकनेस डी की, तो वैक्यूम में अगर इसकी सी एप्सिलॉन ए बाई डी है तो पूरे में प्लेट इंसर्ट करने के बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इट्स सी बिकम्स के एप्सिलॉन ए बाई डी। तीसरा मैंने आपको ये बताया था कि भाई अगर इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में टी थिकनेस की स्लैब डाल दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो इसकी कैपेसिटी क्या बनेगी? एप्सिलॉन ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये प्रीवियस लेक्चर देख लेना, मैंने बताया था कि भाई यहाँ पे बुक वाले ने माइनस टी कॉमन लेके, पर बेटर ये है कि हम इसे याद करें। चौथा ये था प्रीवियस लेक्चर में कि भाई अगर इस कैपेसिटर के बीच में ये थिकनेस टी कंडक्टिंग मटेरियल की हो, कॉपर, सिल्वर, आयरन, जिसका के इंफिनिटी, तो इसकी सी क्या बन जाएगी? एप्सिलॉन ए बाई डी माइनस टी। ये सारे प्रीवियस लेक्चर में एनर्जी, पोटेंशियल सब कुछ हो चुका है, उन्हें देख लेना बेटा अच्छी तरह। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको न्यूमेरिकल्स प्रदीप वाले करवाऊंगा, वो ही बुक में फॉलो कर रहा हूं। उसमें प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर 5 है, 5 उसको देख लेना। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में है जिसका आंसर आपको 5 मिलेगा। उसकी स्टेटमेंट क्या है कि एक स्लैब है इंसुलेटिंग मटेरियल की जिसकी थिकनेस 4 मिलीमीटर है, उसको प्लेट के बीच में इंसर्ट कर दिया। मतलब ये कैपेसिटर है, इसकी प्लेट का डिस्टेंस डी है, इसकी कैपेसिटी एप्सिलॉन ए बाई डी बनेगी। अब वो ये कहता है कि भाई इसकी प्लेट के बीच में और कुछ नहीं दिया, ना डी पता है ना कुछ भी। इसकी प्लेट के बीच में एक टी थिकनेस जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें नहीं पता, निकालना है, जिसकी थिकनेस 4 मिलीमीटर है, वो इंसर्ट कर दी बिटवीन ए एंड बी। अब साफ है ये बात कि भाई ये इंसर्ट करने के बाद इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जायज बात है भाई, प्लेट ये इंसर्ट कर दी, इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर वो ये कहता है कि भाई अगर अब इसको इंसर्ट करने के बाद इसकी प्लेट्स को इतनी दूरी कर दें, मतलब इसकी प्लेट्स के बीच में जितनी पहले दूरी थी उसमें 3.2 मिलीमीटर इंक्रीज कर दें, ये स्लैब इंसर्ट किए हुए, तो ये अपनी कैपेसिटी रिस्टोर कर जाती है। मतलब जितनी कैपेसिटी इसकी है शुरू में उतनी इसकी बन जाती है बाद में। ये इस क्वेश्चन का मैथमेटिकल मीनिंग है। भाई इंसुलेटिंग स्लैब ऑफ मटेरियल 4.4 मिलीमीटर थिकनेस इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स। फिर ये नहीं कहा कि भी उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी, ये तो हमें पता है नेचुरली इंक्रीज होगी। फिर कहता है इट इज फाउंड दैट डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स हैव टू बी इंक्रीज्ड बाय 3.2 मिलीमीटर टू रिस्टोर इट्स कैपेसिटी टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू तो ये थी भाई। अब इनके बीच का डिस्टेंस ये हो गया, ये इसकी स्लैब हो गई। अब आपको बस इक्वेशन बनानी है बेटा। क्या हमें ये पता है कि जब स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी कैपेसिटी ये बनती है, जायज बात है, उसकी कैपेसिटी ये बनती है। पर अब हमारी प्रॉब्लम ये हो गई
कि हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है। इसकी कैसे लिखूं भाई इसकी कैपेसिटी? एप्सिलॉन ए बाई डी में ना डी प्लस 3.2 टोटल माइनस टी प्लस टी बाई के, इसकी कैपेसिटी ये बनेगी। और ये किसके इक्वल होनी चाहिए? ओरिजिनल के। वो कितनी है? एप्सिलॉन ए बाई डी। तो मैंने आपको बस ये बताना है कि भाई ये इक्वेशन बना ली मैंने, ये इक्वेशन। एक बार और सुनो ध्यान से। हमें पता है कैपेसिटी ये है प्लेट इंसर्ट करने के बाद, उससे पहले कैपेसिटी ये है। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि इसकी प्लेट के बीच में ये इंसर्ट कर दी, फिर उतनी कैपेसिटी बनाने के लिए प्लेट को दूर ले गए। तो आपको इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे d नहीं लेना, यहां लेना d प्लस 3.2। ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया, ये थिकनेस t हो गई, t बाई के, इसका कैपेसिटेंस इसी के इक्वल आ गया। बेटा मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी ना बात। इसकी कैपेसिटी रिस्टोर कर दी, इसकी कैपेसिटी उतनी आएगी कब? जब 4 मिलीमीटर की स्लैब डाल के कैपेसिटी बढ़ेगी, प्लेट को दूर करके कैपेसिटी घट जाएगी। तो विद प्लेट 4 मिलीमीटर एंड विद गैप d प्लस 3.2 मिलीमीटर कैपेसिटी उतनी आनी चाहिए ना जितनी इसकी थी। बस बेटा ये इक्वेशन बन गई, ये मैंने आपको समझा दिया। इस इक्वेशन के बाद आप इसको सोल्व करोगे, ये कैंसिल, क्रॉस प्रोडक्ट d इक्वल टू d प्लस 3.2 माइनस 4, t की वैल्यू 4 है, प्लस 4 बाई के, और ये मिलीमीटर में है, ये कैंसिल हो गया। ये 0.8 बचा, इस 0.8 को उधर ले गए पॉजिटिव, इक्वल टू 4 बाई के बिकम्स 4 बाई 0.8 विच बिकम्स 5। तो आप अपनी प्रदीप वाली बुक में से ये देख लेना कि जिस क्वेश्चन का आंसर 5 है मैंने वो ये करवाया है बेटा। उसके बाद इसके अगर हम और न्यूमेरिकल्स करें तो आराम से देख, कोई जल्दी नहीं। एक न्यूमेरिकल बुक वाले ने ये दिया हुआ है कि इस कैपेसिटर की जो थिकनेस t है d, उसमें d/2 में एक मटेरियल डाल दिया, d/2 में, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, d/2 में दूसरा मटेरियल डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, और इन प्लेट्स का एरिया A। देन फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। अब ये काम हम वैसे भी कर सकते थे पोटेंशियल की टर्म्स में, जैसे थ्योरी में किया था, पर ज्यादा सही क्या है कि ये एक कैपेसिटर बन गया C1 एप्सिलॉन A, क्योंकि इस प्लेट का एरिया भी A, इसका एरिया भी A, इसका एरिया भी A, एप्सिलॉन A बाई K1 बाई D/2, क्योंकि डिस्टेंस D/2 है ना। और इस दूसरे की कैपेसिटी C2 लिख ली, K2 एप्सिलॉन A D/2। ये दो कैपेसिटेंस हो गए, दो कैपेसिटर हो गए बेटा, दो कैपेसिटर विद कैपेसिटी C1 एंड C2। एक बात। दूसरी बात ये देखेंगे कि इसकी ये प्लेट यहां पे है, इसकी ये दूसरी प्लेट है, और ये दूसरी प्लेट इस पहले की दूसरे की पहली प्लेट है। इसका मतलब दिस C1 एंड C2 आर इन
सीरीज, C1 एंड C2 आर इन सीरीज, तो 1/c इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 ऐड किया, ये रेसिप्रोकल ले लिए, d/2 K1 एप्सिलॉन A प्लस d/2 K2 एप्सिलॉन A 1/c। कॉमन क्या ले सकते हो, एक तो d ले लिया कॉमन, एक 2 एप्सिलॉन A ले लिया, बीच में बचा 1/K1 प्लस 1/K2 विच बिकम्स d/2 एप्सिलॉन A इंटू K1 प्लस K2 बाई K1 K2 एलसीएम लेके। तो बेटा अपनी बुक में चेक कर लेना, ये न्यूमेरिकल भी होगा और नेट सी कितनी आ जाएगी रेसिप्रोकल करने पे बाई डी K1 प्लस K2। ये कब आई हमारे कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस जब आया जब हमने इन दोनों प्लेट का एरिया ए ही रख के इनके बीच का जो d/2 है और d/2 है इनके बीच में स्लैब डाल दी, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, ये दोनों बन गए। दूसरा क्वेश्चन जो अपनी बुक में है वो ये है कि भाई इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में यहां पे दो मटेरियल डाल दिए ऐसे, के ये एरिया A, ये एरिया भी A, ये ले लिया K1 और ये ले लिया K2। अब यहां कैसे करें, इस ऊपर वाले की C1 ली हमने, C1 कितनी K1 एप्सिलॉन A/2 हो गया बेटा, ये A/2 क्योंकि सिर्फ इस रीजन में है ना ये प्लेट, A/2 बाई डी उतना ही, C2 इक्वल टू K2 एप्सिलॉन A/2 इंटू डी, ये भी इतना ही। ये दोनों देखो, अगर ये कैपेसिटर मानू मैं तो इसकी ये प्लेट यहां पे, इसकी ये प्लेट यहां पे, इसकी ये प्लेट भी कॉमन पॉइंट पे। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आप ऐसे लेंथ वाइज डिवाइड करते हो तो जितने कैपेसिटर बनेंगे वो सीरीज में, और अगर आप एरिया वाइज डिवाइड करते हो तो जितने कैपेसिटर बनेंगे वो पैरेलल में। पैरेलल में कितना आया, C इक्वल टू C1 प्लस C2, दोनों को ऐड किया, कॉमन आ गया एप्सिलॉन A/2D इंटू K1 प्लस K2। ये दोनों न्यूमेरिकल आपकी प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में है, इन्हें ध्यान से देख लेना। अब एक इसमें जर्नल क्वेश्चन है जो इसने जानबूझ के टिपिकल सा बना दिया बुक वाले ने। उसने ये कहा कि भाई अगर बेटा इसी के बीच में ले रहा हूं मैं उस क्वेश्चन को जानबूझ के, कि अगर हम ये D लेके इस D के अंदर, ये नहीं पता D कितना है, पर वो ये कह रहा है कि यहां पे D1, यहां पे D2 और ये रिलेटिव परमिटिविटी दे दी, रिलेटिव परमिटिविटी। अब बताओ, आपको भी पता है मुझे भी कि भाई मैंने आपको क्लियर कर रखी है ये बात, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही बात है। इसके और इसके बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालना है कब, जब इसकी प्लेट के बीच में D1 में एप्सिलॉन 1 या K1 बोल सकता था, K1, पर अगर K1 K2 बोलता तो कहता कि भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2। रिलेटिव परमिटिविटी बोली है तो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2। तो बेटा इसकी C1 कितनी लो, इसकी C1 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन नॉट A/D1,
ए बाई D1, दूसरे की क्या C2 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन A बाई D2। फिर ये दोनों, जैसे ये दोनों पैर सीरीज में थे ऐसे ये दोनों सीरीज में, फॉर्मूला लगा दिया 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। मैं इस साइड को ये थोड़ा सा रब कर देता हूं, उतार लिया होगा आपने ये सारा। अब इसमें बेटा ये बुक में शॉर्ट या वेरी शॉर्ट, शायद शॉर्ट में थर्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। 1/c इक्वल टू 1/c1 क्या ले लूं, D1 बाई एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन A प्लस D2 रेसिप्रोकल डिवाइड बाई एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन A 1/c इक्वल टू, देख उसने कैसे किया हुआ है कि यहां से ये ले लिया कॉमन और यहां पे क्या बचा D1 एप्सिलॉन 1 प्लस D2 एप्सिलॉन 2 और फिर आंसर लिख दिया। कुछ जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं इनके जो नोट्स हैं उनमें भी मिलेगा, ये ऐसे लिखा हुआ कि C इक्वल टू एप्सिलॉन A ऊपर ले गए इधर और इस सारे को नीचे डिवाइड कर दिया एज इट इज। बेटा जरूरी नहीं कि भाई हम ये ही आंसर याद करें, पर अगर ये आंसर याद कर लेंगे तो ये न्यूमेरिकल्स इजीली हो जाएंगे। जैसे अब यहां पे देख लो सॉल्व करके, ये D1 और D2 दोनों को अगर मैं D/2 कर दूं दोनों को, क्योंकि D/2 है ना इस केस में, तो C देखो कितना आएगा एप्सिलॉन A बाई D/2 एप्सिलॉन 1 D/2 एप्सिलॉन 2 C इक्वल टू D कॉमन एप्सिलॉन A बाई 2 ऊपर D कॉमन, इनका एलसीएम एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 बाई दिस मच। ये देखो यही आंसर है ना, अरे क्योंकि ये एप्सिलॉन 1 की बजाय K1 K2 ले लो। मेरी बात समझ आ गई? ये क्वेश्चन तो है आपके कंसेप्ट उसमें शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में, शायद शॉर्ट क्वेश्चंस में है, और ये दोनों है आपकी प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में। बेटा उसके बाद आपको एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, मैं वो करवा रहा हूं कि भाई अगर वो आपको ये कहे कि एक ये प्लेट है, ये प्लेट, और इसके बीच में दूसरी प्लेट ऐसे डाल दी, ऐसे ध्यान से सुनना, ये A और ये B। अब उसने पूछ लिया कि भाई इसकी नेट कैपेसिटी बताओ, तो बेटा अगर हम इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे जोड़ दें तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेचुरली जब इसे पॉजिटिव पे जोड़ेंगे तो इसे नेगेटिव पे जोड़ेंगे, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां भी नेगेटिव चार्ज। अरे जो बैटरी का जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव पे जोड़ रखी है उस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज ही तो आएगा, और जो प्लेट बैटरी के नेगेटिव पे जोड़ रखी है उस पे नेगेटिव चार्ज, जो पॉजिटिव पे उस पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे हमारे कितने कैपेसिटर बने, एक ये और एक ये, दोनों की कैपेसिटी सेम होगी C1 और C2 एप्सिलॉन A बाई D। अगर मैं ये D ले लूं और इसका एरिया A ले ले
दूसरी बात, ये दोनों किस में होंगे? पैरेलल में, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट एक पॉइंट पे, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट दूसरे पे, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2, C बन जाएगा 2 एप्सिलॉन A बाई D। लिखूंगा बेटा इसको ऐसे ऐड करके और 2 लेके इसको ऐड कर देंगे कि भाई ये हो गया नेट C। पर ये है कैसे? इस ढंग से कि जैसे एक प्लेट ये है, एक ये, इनके बीच में ये दूसरी डाल दी, तो सिर्फ एक ये और ये 2 कैपेसिटर बनेंगे। पर एक क्वेश्चन में उसने ऐसे कर दिया कि ये एक प्लेट है ऐसे, और दूसरी प्लेट बेटा इस साइड में ही बना ले थोड़ा सा। एक प्लेट तो जैसी ये है, एक प्लेट तो उसने ऐसे ही बना दी, ये A, और फिर दूसरी प्लेट को ऐसे इंसर्ट कर दिया, ऐसे, और ये पूछ लिया कि इस A और B के बीच में नेट कैपेसिटी बताओ। अब बताओ, अगर आप इस A को पॉजिटिव पे जोड़ोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, यहां पे B को नेगेटिव पे तो इस पे नेगेटिव चार्ज। कितने कैपेसिटर बन गए? पॉजिटिव नेगेटिव एक C1, पॉजिटिव नेगेटिव दूसरा C2, पॉजिटिव नेगेटिव तीसरा C3। अंतर समझ आ गया ना? उसमें ये प्लेट इन दोनों के बीच में डाल दी A के, इसमें ये एक प्लेट बीच में, एक सिरा ऊपर ले लिया। तीनों की कैपेसिटी सेम होगी, तीनों की कैपेसिटी क्यों होगी भाई? डिस्टेंस उतना ही है, एरिया उतना ही है। तीनों की कैपेसिटी सेम होने के बाद जब सीरीज में जोड़ेंगे तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू 3 एप्सिलॉन A बाई D आ जाएगी। बेटा इसे रिवाइज कर लेना अच्छी तरह। अब हम इस बात पे आते हैं कि कॉमन पोटेंशियल या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कॉमन पोटेंशियल कह लो 2 कैपेसिटर का, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोल लो। बेटा इस टॉपिक को आपको अच्छी तरह करना है विद न्यूमेरिकल एंड विद थ्योरी। थ्योरी में तो मुश्किल आता है क्योंकि वो न्यूमेरिकल डाल देता है। अब देखो, पहला तो मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं फर्स्ट चैप्टर से। 2 चार्ज स्फीयर, 2 चार्ज स्फीयर ऑफ सेम साइज having charges, सेम साइज है, दोनों पे चार्ज है 2 कूलम एंड 8 कूलम, placed at some distance, exert a force of 32 न्यूटन ऑन ईच अदर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फर्स्ट चैप्टर का है। 2 चार्ज स्फीयर है, सेम साइज के हैं, एक पे चार्ज 2 है, एक पे 8 है। कितनी दूरी पे रखे हैं नहीं पता, पर एक दूसरे के ऊपर 32 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट करते हैं। दे आर ब्रोट इन कॉन्टैक्ट, दोनों को हम कॉन्टैक्ट में ले आए। दे आर ब्रोट इन कॉन्टैक्ट एंड आफ्टर सेपरेशन placed at the same distance,
placed at same distance. Find new force between them. Find new force between them. अच्छे बच्चे इसको 1 मिनट में बिना कैलकुलेशन के कर पाएंगे। आपको ध्यान से देखना है, दो चार्जेस हैं, दो स्फीयर हैं, सेम साइज है, दोनों पे चार्ज पता है, दोनों के बीच में फोर्स पता है। बेटा देख, सॉल्यूशन जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, इसका और इसका साइज सेम है, इनके बीच का डिस्टेंस नहीं पता, r मान लो, एक 2 एक 8, दोनों के बीच में फोर्स 32। इसको मैंने F1 इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट r स्क्वायर। कुछ बुक्स ये ही ले लेती हैं कि भाई कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ले लिया, अच्छी यही है, इसी के हिसाब से चलो। अब ये 32 है, ये 4 और 8 है, डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। हम r स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालते क्योंकि उसने पूछी नहीं तो यहां से r स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा, जब हम इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में ले आएंगे तो इन दोनों के ऊपर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि रेडियस सेम है, चार्ज इक्वल होगा, तभी तो पोटेंशियल सेम होगा। ये बात हमने पहले चैप्टर में नहीं की थी, बस फर्स्ट चैप्टर में ये कह दिया था कि अगर साइज सेम है तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इन दोनों का टोटल चार्ज 10 कूलम, कॉन्टैक्ट में लाने के बाद 5 कूलम इस पे आ जाएगा, 5 कूलम इस पे आ जाएगा, R उतना ही रहेगा। मैं यहां लिख दूंगा F2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। Q3 Q4 कर लो, कोई बात नहीं। अब Q3 Q4 कितना? 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। और इसकी वैल्यू यहां से, इसकी वैल्यू यहां से, सॉरी बेटा वो 2 है, यहां पे 2 लिखना है। इसकी वैल्यू वहां से कितनी आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर इक्वल टू 2 ना, 2 आ गया 16 से। इस 2 को यहां पे पुट कर दिया, इस 2 को, तो क्या बन जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 2 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। एकदम भी कर सकते हो इसको, बेटा मैथ है, कितने भी मेथड कर लो। अगर कोई बच्चा ये कह दे कि भाई मैं तो ऐसे कर लेता हूं, F1 प्रोपोर्शनल टू दिस, F2 प्रोपोर्शनल टू दिस, सो F1 बाई F2 इक्वल टू Q1 Q2 बाई Q3 Q4 आ जाएगा 1 मिनट में। ये 32 है, पहले चार्ज 2 और 8 है, बाद के चार्ज 5 और 5 है, आ गया भाई F2 इक्वल टू 50 न्यूटन। पर मेन बात, मैंने ये क्वेश्चन आपको दोबारा इसलिए बताया कि इनके सेम साइज होने की वजह से, सेम साइज होने की वजह से इनका चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हम ये कह रहे हैं, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा फिर करवाऊंगा, पर अगर मैं आपको ये कह दूं एक बार कि भाई एक 2, ध्यान से सुनना, एक 2 मीटर का स्फीयर है, उस पे चार्ज 7 कूलम है। एक स्फीयर है, उसका रेडियस 2 मीटर है, उस पे चार्ज 7 कूलम है। एक दूसरा स्फीयर है,
इसका रेडियस 3 मीटर, इस पे चार्ज है 8 कूलम। तो जब हम इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो कौन किसको चार्ज देगा? पहली बात, एक 2 मीटर रेडियस का स्फीयर, एक 3 मीटर रेडियस का स्फीयर, एक पे 7 कूलम चार्ज, एक पे 8 कूलम चार्ज। तो अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि इनको कांटेक्ट में लाने पे कौन किसको चार्ज देगा, तो पहली बात तो आपको ये कहनी है कि भाई हम नहीं बता सकते। वी कांट एक्सप्लेन। चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज के मैग्नीट्यूड पे नहीं बता सकते। कुछ बच्चे ये कह देते हैं कि 8 वाला इसको देगा, नहीं भाई। चार्ज का ट्रांसफर चार्ज के अमाउंट पे डिपेंड ना करके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, ट्रांसफर ऑफ चार्ज डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस। और कब तक होता रहेगा? Until potential becomes equal। बेटा ये प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बहुत बार कह चुका हूं कि जब दो बॉडीज को आपस में मिलाएंगे तो चार्ज फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल until पोटेंशियल becomes इक्वल। चार्ज इक्वल होना जरूरी नहीं है। अब अगर सिर्फ ये क्वेश्चन बता दे कि इनको कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया या आपस में टच कर दिया, एक ही बात है। फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच। क्वेश्चन मेरा समझो एक बार। एक 2 स्फीयर चार्ज, 2 मीटर के ऊपर 7 का चार्ज, 3 के ऊपर 8 का चार्ज, दोनों को टच कर दिया या दोनों को कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, उनके ऊपर फाइनल चार्ज बताओ। बेटा पहली चीज, चार्ज ऑलवेज कंजर्व, सो इनिशियल चार्ज एंड फाइनल चार्ज विल बी इक्वल। जब इसके ऊपर फाइनल चार्ज मैंने Q1 ले लिया, इस पे फाइनल चार्ज Q2 ले लिया, मान लिया फाइनल चार्ज Q2 जनरल, तो इसका पोटेंशियल कितना? Q1/C1। इसका पोटेंशियल कितना? Q2/C2। दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए ना। अरे मैंने इनके ऊपर Q1 चार्ज मान लिया टच करने के बाद, इस पे Q2 मान लिया टच करने के बाद। इसका स्फीयर है, इसकी कैपेसिटी C1 ले ली। पहला लेक्चर देखना, तो Q1/Q2 इक्वल टू C1/C2 इक्वल टू क्या है? C1 4πε/4πε/R2 इक्वल टू R1/R2 इक्वल टू 2/3। ये एक्सप्रेशन निकाल ली कि Q1/Q2 इक्वल टू 2/3। ये 7th 8th का मैथ है जिसमें आपको चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसने क्या बताया? अगर ये 2 है तो ये 3 होगा, मतलब टोटल चार्ज अगर 5 है तो Q1 की वैल्यू 2, टोटल चार्ज अगर 5 है तो Q2 की वैल्यू 3, Q2 की वैल्यू 3। सो Q1 कितना हुआ बेटा? 5 में से 2, 1 में से इतना, और टोटल कितना है? 15। तो 15 में से कितना हुआ? 6 कूलम। Q2 कितना बना? Q2
3/5 इंटू 15 कितना 9 कूलम। इसका मतलब इस 7 वाले ने 1 कूलम चार्ज इसको दे दिया। सोचो एक बार, इस 7 वाले का रेडियस 2, इस पे चार्ज 6 बच गया, इसका रेडियस 3, इस पे चार्ज 9 हो गया। अब इन दोनों का पोटेंशियल निकालो तो सेम ही तो आएगा। दोनों का पोटेंशियल सेम आएगा। ये मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल लेके ये बताया है कि भाई अगर एक पे चार्ज दे दे और दूसरे पे चार्ज दे दे और फिर ये पूछ ले कि टच करने के बाद उनका फाइनल चार्ज बताओ या उनका फाइनल कॉमन पोटेंशियल बताओ। मैंने आपको ये कह दिया कि भाई जब दो अलग अलग चार्ज की बॉडीज को आपस में टच करेंगे तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे फ्लो करेगा, और जब तक फ्लो करता रहेगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। कब तक फ्लो करता रहेगा? जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। बेटा उसके बाद एक न्यूमेरिकल और करवा रहा हूं मैं आपको। अपनी बुक में एक क्वेश्चन है 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम। एक क्वेश्चन है भाई 2, 3 और 6। एक 2 माइक्रोकूलम का कैपेसिटर, एक 3 माइक्रोकूलम का कैपेसिटर, एक 6 माइक्रोकूलम का कैपेसिटर। इन तीनों को सीरीज में जोड़ के एक 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी। स्टेटमेंट है उसकी ये कि 3 कैपेसिटर, बोल रहा हूं मैं साथ साथ, 3 कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। फिर कहता है कि उसके बाद इन तीनों को अलग अलग कर लिया, तीनों को अलग अलग। तो पहले तो ये देखो, ये C1, C2, C3 all 3 आर इन सीरीज, तीनों सीरीज में है। तो नेट कैपेसिटी कैसे निकालूं? C123 1/C1 1/C2 1/C3 1/2 plus 1/3 plus 1/6 6 LCM 3 plus 2 plus 1 माइक्रोफैराड 1/1। सो C12 कितना हो गया? 1 माइक्रोफैराड। एक बार और चेक कर लो गलत ना हो। 3 2 और 1 6। अब इस बैटरी से टोटल चार्ज कितना जाएगा? बेटा ये फॉर्मूला है, टोटल चार्ज कितना हुआ? 1 माइक्रोफैराड इंटू 12 वोल्ट। सो 12 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया। और ये 12 माइक्रोकूलम इस पे भी 12 ही है, सेम आएगा भाई, सीरीज है, चार्ज सेम होगा, तीनों पे 12 12 12 है। फिर वो ये कहता है कि भाई इन तीनों को अलग अलग कर लिया। देख हमें जरूरत नहीं है इनका पोटेंशियल निकालने की, पर अगर मैं इनका पोटेंशियल निकालूं तो इसका 1 वोल्ट 1, इसका 4 वोल्ट 4 और इसका 2, क्या गड़बड़ है? सॉरी, इसका 6 बेटा 6 4 2। दोबारा वही मैंने न्यूमेरिकल करवाए थे आपको, दोबारा वही यही फॉर्मूला लगा के
इस पे चार्ज 12 है, चार्ज 12, कैपेसिटी C, V आ गया 6। बताया भी था जब ग्रुपिंग करवाई कि सीरीज में जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी उसका पोटेंशियल कम होगा, करवाया था मैंने, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम है, इसलिए ये पोटेंशियल निकाल लिए, पर इनकी जरूरत नहीं है इस न्यूमेरिकल में। अब वो ये कह रहा है कि इन तीनों को वहां से तोड़ के अलग करके और भाई इन तीनों को ऐसे मिला दिया, इन तीनों की वायर बीच में से अलग अलग कर दी और तीनों को ऐसे मिला दिया। बेटा स्टेटमेंट में कह रहा है then all three are disconnected from the battery and positive terminal of each connected with each other, ऐसे। अब बताओ, जैसे ही आप ऐसे मिलाओगे, एक जो सिंपल तरीका है वो ये है कि इनका पोटेंशियल सेम होगा, इसका 6 था, इसका 4 था, इसका 2 था, चार्ज फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल until potential becomes equal, और इनका पोटेंशियल सीरीज में पैरेलल में 100% सेम होगा। एक बात, इसकी कैपेसिटी 2 है, इसकी 3, इसकी 6, सेम पोटेंशियल, इसका मतलब सीरीज पैरेलल में जुड़े हुए हैं। नेट सी कितनी आ गई पैरेलल में? नेट सी 11 माइक्रोकूलम, नेट सी बनी बेटा 11 माइक्रोकूलम। और टोटल चार्ज कितना बना? यहां तो इन तीनों पे 12 था, पर अलग करने के बाद 12 इस पे, 12 इस पे, 12 इस पे, और वो ही 12 तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो टोटल चार्ज कितना ले लूं? 36 माइक्रोकूलम। भाई 12 इस पे है, 12 इस पे, 12 इस पे, टोटल हो गया 36 माइक्रोकूलम। बेटा उसके बाद कैपेसिटी ये, चार्ज ये, कॉमन पोटेंशियल क्या लिख दूं? कॉमन पोटेंशियल, ध्यान से सुनना, मैं जो थ्योरी में करवाऊंगा ना आपको बाद में, उसमें भी यही फॉर्मूला है। कॉमन पोटेंशियल में क्या कहा है, ध्यान से देखो, अगर मैं ये कह दूं कि ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 टोटल चार्ज होगा ना 36, बाई चांस यहां सेम था, डिवाइड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, इसलिए बुक वाले ने ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला भी लिया हुआ है, जो मैं आपको बाद में डिराइव करवाऊंगा, पर यहां तो न्यूमेरिकल कर रहे हैं ना, इसलिए ये बीच में बात आ गई तो मैंने बता दिया, नहीं तो कॉमन पोटेंशियल का सिंपल सी बात है भाई, 36 चार्ज माइक्रोकूलम, कैपेसिटी 11 माइक्रो फैराड, कैपेसिटी 11 माइक्रो फैराड, और ये हो गया 36/11 वोल्ट। ये कॉमन पोटेंशियल आ गया, सिंपल सा कॉमन पोटेंशियल। अब फिर वही बात, बार बार यही फॉर्मूला, Q1 चार्ज ऑन C2, चार्ज ऑन C1, Q1 चार्ज ऑन C1, C1 है कितना? 2 है। पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल 13/11 है, तो क्या कर दूं? 2 इंटू 36/11, 72/11 माइक्रोकूलम। पहले का चार्ज, दूसरे का चार्ज कब? बाद में बेटा, जोड़ने के बाद। 3 इंटू 36/11, 108/11 माइक्रोकूलम। Q3 चार्ज ऑन C3, 6 इंटू 36/11,
इसको 186 216 आएगा शायद बाई 11। जिसका आंसर प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में ये हो वो क्वेश्चन देखना। अब मैं इसको आपको वैसे बता रहा हूं कि भाई अगर मैं इन सब का टोटल कर दूं टोटल तो 36 बनना चाहिए ना। देखो टोटल करके 8 8 16 1 2 9 3 बाई 11 3 6 माइक्रोकूलम। मतलब बेटा जो इनके ऊपर चार्ज था वो ही तो डिस्ट्रीब्यूट होके सबके ऊपर ये बना ना। अब मेरी बात सुनो, आपको कैपेसिटर में मैंने पहले जितने भी टॉपिक्स हैं उनके नाम लिखे थे, आगे से मैं लेक्चर का नंबर डालता रहूंगा और फिर आप उनको सीरीज में देखते रहना तो समझ आएंगे। सीक्वेंस बनाओगे अपने वीडियोज का तो बेटा ज्यादा अच्छा समझ आएगा। थैंक यू।